हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हैं, जो कि लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक क्रिकेट मैच में सचिन, विनोद तथा सौरभ द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या कितनी है? 285। सचिन द्वारा बनाए गए रनों का सौरभ द्वारा बनाए गए रनों से जो अनुपात है वो कितना है? 3:2। और सौरभ और विनोद द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात कितना है? 3:2। इस मैच में सचिन द्वारा कितने रन बनाए गए, ये आपसे पूछा है। देखिए इसको, देखिए 3 व्यक्ति हैं, सचिन, सौरभ और विनोद। सचिन सौरभ का क्या अनुपात है? सचिन और सौरभ का अनुपात है 3:2। ठीक है, और सौरभ और विनोद का अनुपात कितना है? तो 3:2 ही इनका अनुपात है। ठीक है, अब इनका संयुक्त अनुपात कैसे निकालेंगे? तो इनका संयुक्त अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे जो गैप खाली है इसको यहाँ पे भर दीजिए, और यहाँ पे जो गैप खाली है इसको यहाँ रख दीजिए। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए। 3 तिया 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इनका क्या निकल के आएगा? संयुक्त अनुपात निकल के आ गया। तो इनके द्वारा जैसे सौरभ ने कितने रन बनाए? 9 यूनिट रन बनाए। सॉरी, सचिन ने 9 यूनिट रन बनाए और सौरभ ने 6 और विनोद ने 4। तो कुल मिला के तीनों ने कितने रन बनाए? कुल मिला के बनाए इन्होंने 6 और 4 10 और 9 19, यानी 19 यूनिट रन बनाए इन तीनों ने मिलकर। लेकिन एक्चुअल में कितने बनाए थे? तो एक्चुअल में बनाए थे इन्होंने 285। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 285। सॉरी, 19 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 285। ऐसे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 285 बटे में 19। तो 19 एकम 19 और 19 पंजे 95। ठीक है, कितना आंसर आया 1 यूनिट का? तो 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 15 हो गई 1 यूनिट की वैल्यू। आपसे पूछा है कि सचिन ने कितना रन है? सचिन का कितना है? सचिन का है 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की 15 है तो 9 की कितनी हो जाएगी? 15 गुणा 9 यानी कि 135। ठीक है, सचिन ने कितने रन बनाए थे? सचिन ने बनाए थे 135। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि ए का 2 गुना, बी के 3 गुने तथा सी के 4 गुने के बराबर है तो एबीसी का अनुपात कितना होगा? आपसे बोला है कि ए का 2 गुना यानी कि 2a बराबर है 3b बराबर है 4c के। ठीक है, यानी ए का 2 गुना, बी के 3 गुने और सी के 4 गुने के बराबर है। एबीसी का अनुपात बताइए। तो आपको क्या करना है? आपको 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? तो 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। 12 से सब में भाग कर दीजिए, इनके एलसीएम सब में भाग कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा 6 बार, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार। तो ये हो जाएगा आपका a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। क्लियर? तो इनका जो अनुपात निकल के आया ए बी सी का, वो निकल के आया 6, 4, 3। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ये आपका क्या निकल के आएगा? अनुपात निकल के आ जाएगा 6, 4, 3। अगला प्रश्न देखिए, 5 वर्ष पहले ए बी सी तथा डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। अब इनमें से ई को सम्मिलित करने पर पांचों की औसत आयु 49 वर्ष हो गई है। तो ई की आयु कितनी थी? देखिए 5 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु कितनी थी? 45। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पहले ए बी सी डी का योग कितना हो जाएगा? तो 45 गुणा 4 यानी कि 180। ठीक है, कितना हो जाएगा? 180। यानी कि 5 वर्ष पहले चारों की आयु का योग कितना था? तो चारों की आयु का योग था 45 गुणा 4 यानी कि 180। तो 5 वर्ष पहले 180 था, तो अभी कितना होगा? वर्तमान में कितना होगा? तो सब में 5-5 साल जोड़ा होगा, तो सब में 5-5 साल जोड़ा होगा। तो 4 लोग हैं तो 5 चौक 20, 20 साल जुड़ गया होगा सब में। तो कुल योग कितना हो गया? कुल योग हो गया 200। यानी कि वर्तमान में चारों लोगों की आयु का कुल योग कितना हो गया? तो 200 योग हो गया तो चारों की आयु का। अब क्या है? अब एक ई और शामिल हो गया। अब लोग कितने हो गए? 5। पांचों की आयु का औसत कितना दे रखा है? तो 49 साल दे रखा है। तो पांचों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 5 गुणा 49, 5 गुणा 49 कितना होता है? 245। ठीक है, तो पांचों की आयु का वर्तमान में योग कितना है? 245। और चारों की आयु का वर्तमान में योग कितना है? 200। तो 5 में की आयु कितनी होगी? तो 245 में से 200 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 45। यानी जो ई शामिल हुआ वो कितने साल का शामिल हुआ है? तो 45 साल का ही शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न दे रखा है, एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, जो 3:8:20 के अनुपात में है। उनका कुल मूल्य कितना है? 372। तो सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी? तो सिक्कों की कुल संख्या निकालनी है आपको। देखिए देखिए 3 प्रकार के सिक्के हैं, कौन कौन से? 1 रुपए वाला,
50 पैसे वाला और आपका और 25 पैसे वाला, ठीक है। इनके सिक्कों का जो अनुपात दे रखा है, ठीक है, वो क्या दे रखा है, 3:8, 8:8 और 20, ठीक है। आपको ये पता है कि जो 1 रुपये का एक सिक्का होगा तो उसका मूल्य भी 1 रुपये बैठेगा, लेकिन यदि 50 पैसे का एक सिक्का होगा तो उसका मूल्य कितना बैठेगा, तो उसका मूल्य बैठेगा आपका 1/2 रुपये, यानी 50 पैसे के एक सिक्के का जो मूल्य होगा रुपयों में वो 1/2 रुपये बैठेगा, ठीक है। तो आपको मूल्य दे रखा तो हमें सबको मूल्य में चेंज करना पड़ेगा। तो मूल्य में चेंज कैसे करेंगे, तो 1 रुपये के जो सिक्के दे रखे हैं वो 3 हैं, तो इनका मूल्य भी कितना हो जाएगा, तो इनका मूल्य भी कितना हो जाएगा, इनका मूल्य हो जाएगा 3 रुपये, यानी 3 यूनिट मूल्य हो जाएगा। ऐसे ही 8 सिक्के दे रखे हैं तो इनका मूल्य कितना होगा, 8 गुणा 1/2। ऐसे 20 सिक्के दे रखे हैं तो मूल्य कितना हो जाएगा, 20 गुणा 1/4, क्योंकि 25 पैसे के एक सिक्के का जो मूल्य होता है वो रुपयों में 1/4 होता है। अब इसको सोल्व करिए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो तीनों जो सिक्के हैं उनका कुल मिला के मूल्य कितना हो गया, 3 और 4 7 और 5 12, यानी कुल मिला के तीनों प्रकार के सिक्कों का मूल्य कितना हो गया, 12 यूनिट इसका मूल्य हो गया। लेकिन एक्चुअल में इनका जो मूल्य दे रखा है वो दे रखा है 372। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 372/12, 12 से कटेगा आपका ये 12 36, 12 एकम 12, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई आपको 31, ठीक है, 31 रुपये, क्योंकि ये भी रुपये में है। आपसे पूछा क्या है, सिक्कों की कुल संख्या, तो सिक्के कितने थे कुल, 3 और 8 11, 11 और 20 31, कुल सिक्के कितने थे, तो कुल सिक्के थे 31, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 31, तो 31 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 31 गुणा 31 यानी कि 961। तो कुल मिला के सिक्के कितने हो गए, कुल मिला के सिक्के हो गए आपके 961, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है, 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर से हरा देता है, 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हरा देगा। देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर आपको बता देता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन में बोला कि जब दौड़ कितने मीटर की है, 1000 मीटर की दौड़ है, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। जब ए कितना दौड़ता है, जब ए दौड़ता है 1000 मीटर, तो बी कितना दौड़ता है, तो बी ए बी को 100 मीटर से हरा देता है, इसका मतलब बी कितना दौड़ता होगा, तो 900 मीटर दौड़ता होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि जब बी कितना दौड़ता है, तो जब बी दौड़ता है 400 मीटर, बी सी को कितनी मीटर से हराता है, 40 मीटर से, इसका मतलब सी कितना दौड़ता होगा, तो 360 मीटर दौड़ता होगा, क्योंकि 40 मीटर से वो हरा देता है इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा है, देखिए 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि जब बी 400 दौड़ता है, जब बी कितना दौड़ता है 400, तो सी कितना दौड़ता है, तो सी दौड़ता है 360। क्लियर। तो जब बी 1 मीटर दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, 360/400। क्लियर। तो जब बी 900 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, 360/400 गुणा 900। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, इसको सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से कटेगा 9 बार यानी कि 90 बार, 90 810, यानी कि जब बी 900 दौड़ता है तो सी कितना दौड़ता है, तब सी दौड़ता है 810, तो सी कितना दौड़ेगा, सी दौड़ेगा 810। क्लियर। यानी जब ए दौड़ेगा 1000, बी दौड़ेगा 900, तो सी दौड़ेगा 810। क्लियर। आप इस वाली लाइन को ध्यान से देखिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि जब ए कितना दौड़ेगा 500, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। जब ए 1000 दौड़ रहा है तो सी कितना दौड़ रहा है 810, तो ए कितना दौड़ रहा है 500, तो सी कितना दौड़ेगा 810 का आधा 405। क्लियर। तो कितने मीटर से हराएगा इसको, तो ये हराएगा 500 माइनस के 405 यानी कि 95 मीटर से, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 95 मीटर। आपसे ये तो पूछा था, आपसे पूछा था कि 500 मीटर दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो जब ए 500 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ पाएगा, 405 दौड़ पाएगा, तो 95 मीटर की 95 मीटर से क्या हो जाएगा, वो हार जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन के 1/16 के बराबर है, यानी यदि मूलधन आपका 16 है तो ब्याज कितना है, 1 है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन
गुणा दर, आपको बोला कि दर और जो है दर और समय क्या है, दोनों समान है। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, दोनों को हमने आर मान लिया बटे में 100। तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू चाहिए, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 100/16। तो आर बराबर 10/4 यानी कि 2.5। तो दर कितनी होगी, दर होगी आपकी 2.5%। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक खिलाड़ी अपनी सामान्य चाल की 5/4 से दौड़कर अपने दौड़ने के समय में 5 मिनट सुधार करता है। उसी दूरी को दौड़ने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है। तो देखिए, अपनी सामान्य चाल की 5/4 से चलता है, यानी उसकी सामान्य चाल यदि 4 थी तो अब नई चाल कितनी होगी उसकी 5। ये क्या है, स्पीड। ठीक है, स्पीड का रेशियो कितना हो गया 4:5। यानी यदि पहले चाल 4 थी तो अब नई चाल कितनी होगी 5 होगी। तो स्पीड का रेशियो और समय का रेशियो क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, तो और समय का रेशियो कितना हो जाएगा 5 यूनिट, सॉरी 5:4। इसका मतलब ये हुआ कि यदि उसकी चाल पहले 4 थी तो अब चाल कितनी हो गई 5। तो पहले यदि 5 समय लग रहा था तो अब समय कितना लगेगा 4 यूनिट। क्लियर, यानी पहले से समय कितना कम लग रहा है, तो पहले से समय लग रहा है 1 यूनिट कम लग रहा है पहले से। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 5, क्योंकि समय कितना कितने कितने मिनट का सुधार हुआ है, तो 5 मिनट का सुधार हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 25। यानी ये जो 5 है वो क्या है, ये जो 5 वो है कि जो पहले समय लग रहा था इसको। पहले कितना समय लग रहा था, तो 25 मिनट का समय लग रहा था पहले। अब आपसे पूछा कितना समय लगेगा, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4×5 = 20। अभी लग रहे हैं 20 मिनट, पहले कितने लग रहे थे, पहले लग रहे हैं आपके 25 मिनट। ठीक है, यानी चाल में सुधार होने से क्या हुआ है 5 मिनट का सुधार हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, 6,000 की संयोजित एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए जमा की गई। 3 तथा 2 वर्षों के लिए ब्याजों का अंतर क्या होगा। देखिए, इस सवाल को मैं आपको ट्री मेथड, एक मेथड है चक्रवृद्धि ब्याज का ट्री मेथड, उस मेथड से आपको समझाता हूँ इसको। देखिए देखिए, आपको ये वाली चीज़ तो पता ही होगी कि पहली साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, बात कितने साल की हुई है, 3 साल और 2 साल की। ठीक है, ये पहली साल मान लेते हैं, ये दूसरी मान लेते हैं और ये आपकी तीसरी मान लेते हैं। मूलधन कितना है, तो मूलधन है आपका 6,000 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना है 6,000 रुपये, और दर कितनी है, दर है आपकी 5%। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, अब आपको पता होगा कि पहली साल तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं। तो 5% की दर से 6,000 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज तो आप निकालना जानते होगे ना, 6×5 = 60, सॉरी 6×5 = 30, 30 का मतलब 300, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। साधारण ब्याज निकालना तो आपको उम्मीद है आता ही होगा। तो 6,000 रुपये पर 5% दर से ब्याज कितना हो जाएगा 1 साल का, तो 300 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कैलकुलेशन यदि मैं पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा तो वीडियो मतलब सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। उम्मीद है आपको साधारण ब्याज तो निकालना आता ही होगा। तो 6,000 रुपये पर 5% दर से ब्याज कितना मिलेगा, तो 1 साल का ब्याज मिलेगा 300 रुपये। तो पहली साल इसको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 300 रुपये मिलेगा। तो दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल जो पहली साल ब्याज मिला है 300 रुपये, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो आपको देखिए, जो ये जो 300 रुपये ब्याज मिला वो कितना मिला दूसरे साल 6,000 रुपये में मिला है, क्योंकि मूलधन कितने साल के लिए लगाया गया है, तो 3 साल के लिए लगाया गया है। तो ये जो 300 रुपये मिले हैं वो 6,000 रुपये मिले हैं। लेकिन दूसरे साल क्या होगा कि जो पहली साल ब्याज मिला था उस पर भी आपको 5% दर से ब्याज मिलेगा। तो 300 का 5% कितना हो जाएगा, तो 15 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होगी आपकी दूसरी साल की। तीसरी साल क्या होगा, तीसरी साल आपको 6,000 रुपये 5% दर से 300 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, 300 रुपये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और क्या मिलेगा आपको, जो आपको 300 रुपये मिले थे पहली साल ब्याज के, उस पर भी आपको 5% दर से 15 रुपये मिल जाएंगे। और जो 300 रुपये मिले थे दूसरे साल ब्याज के, उस पर भी आपको 5% की दर से 15 रुपये मिल जाएंगे। और जो 15 रुपये मिले थे एक्स्ट्रा पहली साल के ब्याज पे, तो उस पर भी क्या होगा 5% दर से 15×5 = 75, यानी कि 0.75 रुपीज़ और मिल जाएंगे आपको ब्याज की। ठीक है, यानी कि तीसरे साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो इतना सारा ब्याज मिलेगा तीसरे साल में। दूसरे साल में जो ब्याज मिलेगा वो इतना मिलेगा, और पहली साल में जो ब्याज मिलेगा वो इतना मिलेगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि तीसरे साल के ब्याज और दूसरे साल के 2 वर्षों के ब्याज के बीच में अंतर कितना होगा। तो देखिए, 2 सालों में तो इतना ब्याज मिल पाया,
2 साल में कितना ब्याज मिल पाया, इतना, और 3 साल में कितना ब्याज मिल पाया, 3 साल में ब्याज मिल पाया आपका टोटल यहाँ तक, ठीक है। ये 3 साल का ब्याज हो गया और 2 साल का ब्याज कौन सा हो गया, ये। इन दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ, इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा, ये वाला पार्ट तो कॉमन है 2 साल का, तो अंतर कितना हुआ, अंतर सिर्फ आपका यही तो होगा। या आप एक काम ऐसा कर लीजिए कि 3 साल का ब्याज तो टोटल हो गया, जब सबको जोड़ेंगे, ठीक है, तो 3 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। 2 साल का ब्याज कितना निकल के आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 2 साल का ब्याज निकल के आएगा। आपसे दोनों सालों का अंतर पूछा है, तो अंतर कितना हो जाएगा, जब टोटल में से ये वाली चीज़ घटाएंगे तो बचेगा कितना, इतना ही तो बचेगा। ये है कितना, 300 प्लस 15 315 प्लस 15 330.75, ठीक है। तो कुल मिला के दोनों वर्षों के बीच जो अंतर है ब्याज का वो कितना है, 330.75, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए ये मेथड ज़्यादा लंबा नहीं है, आपको समझने में हो सकता है टाइम लग रहा हो, लेकिन ये बेस्ट मेथड है इस तरह के ब्याजों के बीच में अंतर निकालने का, ठीक है। पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल 6,000 रुपये पे 5% दर से पहले साल का ब्याज हो गया 300 रुपये, दूसरे साल भी 300 रुपये मिलेंगे 6,000 रुपये पे, लेकिन जो पहले साल ब्याज मिला था उस पर 15 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 5% दर से। 30 साल क्या हुआ, 6,000 रुपये 300 रुपये तो मिलेंगे, लेकिन पहले साल जो 300 रुपये मिले थे उस पर 5% दर से 15 रुपये मिल जाएंगे। दूसरे साल जो 300 मिले थे उस पर 5% दर से 15 रुपये मिल जाएंगे, और जो दूसरे साल 15 रुपये मिले थे उस पर 5% दर से 0.75 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। कुल मिला के तीसरे साल में जो ब्याज मिलेगा वो इतना सारा ब्याज मिलेगा, जो किसके बराबर है, 330.75 के बराबर है। और 2 साल में जो ब्याज मिलेगा वो इतना मिलेगा, और कुल मिला के तीनों सालों में जो ब्याज होगा, ये तीसरी वर्ष का ब्याज है, ठीक है, ये तीसरी वर्ष का ब्याज है, तीनों साल का ब्याज नहीं है, ये तीसरी वर्ष का ब्याज है, ठीक है। तो तीसरी वर्ष का ब्याज कितना है, इतना, और तीनों सालों का ब्याज कितना है, तो टोटल 2 साल का ब्याज कितना है, तो इतना। आपसे दोनों 2 साल के और 3 साल के बीच का अंतर पूछा था, ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा आपका 330.75, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी प्लस बी, तो 5 क्रॉस 7 का किसके बराबर होगा। देखिए इस क्रॉस का मतलब क्या है, पहले दोनों गुणा कर दीजिए, उसमें फिर बी को जोड़ दीजिए, तो 5 गुणा 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 42, कितना आंसर आ जाएगा आपका 42। एक त्रिभुज के शीर्ष लंब में 10% की वृद्धि की गई है, जबकि इसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखा गया हो, तो इसके संगत आधार में कितनी वृद्धि हुई। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस यानी आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। देखिए ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है 1/2, तो त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, बेस पे यानी आधार पे और ऊंचाई पे, ठीक है। यदि हम आधार में 10% की वृद्धि करेंगे, सॉरी शीर्ष लंब में यदि 10% की वृद्धि करेंगे तो आधार में हमें कितना कम करना पड़ेगा। तो देखिए यदि मान लीजिए हमारा क्षेत्रफल 100 था, ठीक है, पहले क्षेत्रफल कितना था, तो सॉरी शीर्ष लंब में वृद्धि की जा रही है 10% की, तो यदि पहले 100 थी, 10% की वृद्धि कितनी होगी, 110। अब वो कह रहा है कि क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो 10 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पे, तो 110 पे। कितना हो जाएगा ये परसेंटेज में निकालने के लिए, 1/11 किसके बराबर होता है, 9 सही 1/11% के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 25 पुस्तकें 2,000 रुपये में खरीदी गई, तो उन्हें 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया गया, ठीक है। तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है, मान लीजिए एक पुस्तक का जो विक्रय मूल्य है वो x है, तो 5 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, क्लियर। तो 25 पुस्तकें 2,000 रुपये में खरीदी गई, ठीक है, तो 25 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य वो तो 2,000 रुपये दे ही रखा है। देखिए 5 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पे बेची गई है और 2,000 रुपये में खरीदी गई थी, तो कुल मिला के ये इनका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो कुल मिला के इनका विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 2,000 प्लस 5x, जो किसके बराबर होगा, तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य हमने कितना माना था, x माना था, तो 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25x, ठीक है। देखिए ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी आपका क्या है विक्रय मूल्य, 2,000 रुपये क्रय मूल्य था और 5x का क्या है लाभ मिल रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, तो 25x बराबर 2,000 प्लस 5x, 5x इधर आएगा तो 25x माइनस के 5x बराबर किसके हो जाएगा, ये 2,000 के, तो 20x बराबर 2,000, x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा आपको 100।
एक्स कितना बन जाएगा 100। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है, तो हमें एक्स हमने क्या माना था, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य ही माना था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है कि 2137 की पावर 754 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए जब भी आपको इकाई अंक निकालना हो 7 का, तो जो पावर दे रखी है उसमें आप 4 से भाग करिए। तो जब हम 754 में 4 से भाग करेंगे तो हमारा शेष पर कितना मिलेगा। तो देखिए 754 में भाग करने का मतलब, जब भी हम 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं तो हमें लास्ट के 2 अंकों में क्या करना पड़ता है, 4 का भाग देना पड़ता है। तो जब हम 54 में 4 से भाग करेंगे तो हमें शेष पर कितना मिलेगा, 2 शेष पर मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, 7 की पावर 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 49। 49 का इकाई अंक कितना है 9। तो यही क्या बन जाएगा, पूरे इसका इकाई अंक बन जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी आपकी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको जो 4 का भाग करना है, 4 का भाग करने पे इसमें कितना शेषफल बच रहा है, तो उसके ही इकाई अंक का क्या कर दीजिए आप, उसकी घात लगा दीजिए, जितना शेषफल बच रहा है उतना ही घात में लगा दीजिए। 7 के बराबर कितना हो जाएगा 2, 7 के बराबर 2 कितना होता है 49। 49 में इकाई अंक कितना है 9। 9 ही क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पर 3 शेषफल बचता तो आपका क्या करते हैं, 7 के बराबर 3 कर देते हैं, तो आपका इकाई अंक कितना बचता, तो आपका इकाई अंक बन जाता 3, तो आपका आंसर भी कितना हो जाता 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2 अंकीय संख्याओं का योगफल कितना है 132 है, यदि उनका मासा कितना है 11 है, तो संख्या बताइए। देखिए मासा यदि उनका 11 है तो संख्या क्या 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 मान सकते हैं हम, 11 ए और 11 बी। ठीक है, दोनों का जोड़ कितना दे रखा है, दोनों का जोड़ दे रखा है 132। तो 11 ए प्लस 11 बी बराबर 132 है, तो यहाँ से ए प्लस बी कितना मिल जाएगा, 11 कॉमन लेके इधर भाग चला जाएगा तो कितना आएगा 12। ठीक है, अब आपको 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे कि 1 और 11 और आपका 5 और 7। ठीक है, जोड़ने पे कितने बैठे 12, लेकिन आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो आपकी ये क्या बन जाएगा, आपका ए और बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आपको पूछा क्या, संख्याएं पूछी है, तो संख्या किसमें मानी थी हमने, 11 ए और 11 बी मानी थी। यदि हम यहाँ पे 11 का गुणा कर देंगे इनमें, तो पहली संख्या हो जाएगी 11 इंटू 121, दूसरी संख्या हो जाएगी 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77। लेकिन आपसे बोला है कि ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, सॉरी देखिए 11 और 121 तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। और 55 और 77 ऑप्शन में है, तो ये आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर, 55 और 77। अगला प्रश्न देखिए, देखिए ये सारा चार्ट है, एक तरह से एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि, क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि लाभ किसके बराबर है, सकल ट्रैफिक प्राप्तियां माइनस के कुल व्यय को। ठीक है, यानी लाभ किसके बराबर दे रखा है, कितनी प्राप्तियां हुई हैं उसमें से व्यय को घटाने के बाद हमें लाभ मिल जाएगा। ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूला बन गया। अब आपसे क्या है पूछा है, तो वर्ष 2004-5 में सकल ट्रैफिक प्राप्तियों का कितने प्रतिशत के बराबर लाभ हुआ। अब देखिए 2004-5 का देखिए डेटा, 4-5 में क्या है, कितनी प्राप्तियां हुई हैं, तो 8,500 क्या हुई हैं प्राप्तियां हुई हैं, और व्यय कितना है, तो व्यय है आपका 8,000। ठीक है, तो इसका मतलब लाभ कितना हो गया, तो लाभ हो गया आपको 500। आपसे पूछा गया कि जो लाभ हुआ है वो प्राप्तियों का कितने परसेंट है, तो लाभ हुआ है आपको 500 का, प्राप्ति कितनी थी 8,500, तो कितना परसेंट हो जाएगा आपका, गुणा कर देंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कटेगा 17 बार, और 1/17 कितने परसेंट के बराबर होता है, तो लगभग लगभग 6% के बराबर होता है, 6% से थोड़ा कम होता है। तो 6% से थोड़ा कम ऑप्शन कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर एक ही है 5.9। 1/17 होता है वो 5.9 के आसपास ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि किस वर्ष में सकल ट्रैफिक प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में लाभ अधिकतम था, यानी किसमें लाभ अधिकतम था किस साल में। देखते हैं डेटा को पहले दोबारा। देखिए लाभ अधिकतम किसमें था, देखिए पहली साल 2001 और 2 में लाभ कितना था, तो प्राप्तियां थी 5300 और खर्चा था 5200 सॉरी 5100, लाभ कितना हो गया 200। यहाँ लाभ कितना है 6400 माइनस के 5800 600, यहाँ कितना है लाभ, तो यहाँ पे भी 600 है।
यहाँ कितना है, तो यहाँ पे आपका 500 है, यहाँ कितना है, तो यहाँ पे आपका 600 है। ठीक है, तो आपसे अधिकतम लाभ पूछा, अधिकतम लाभ किस में है। ठीक है, तो यहाँ से 200 है तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। यहाँ कितना है, यहाँ 500 है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 600, तीनों में क्या है, 600 है। इन तीनों में से कोई एक साल होगी जिसमें अधिकतम लाभ होगा। तो अधिकतम लाभ किसका पूछा है, प्राप्तियों का। क्वेश्चन में प्राप्तियों के सापेक्ष तो लाभ पूछा है। तो देखिए प्राप्तियां किस में आएंगी, बटे में आएंगी, यानी यहाँ पे 600, ऊपर की वैल्यू तो तीनों कंडीशन में सेम ही रहेगी, यहाँ पे गुणा में 100 करेंगे तो वो भी आपका सेम ही रहेगा। अब नीचे एक जगह आएगा आपका 6400, एक जगह आएगा आपका 7500 और एक जगह आपका आएगा 9400। ठीक है, तभी तो आप परसेंटेज में लाभ निकालो। अब देखिए, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि बेस क्या हो, यानी यदि हर की वैल्यू क्या है, अधिकतम है, यदि हर की वैल्यू अधिक है तो आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, कम निकल के आएगा। मान हमारा क्या निकल के आएगा, कम निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे हम कितना रखेंगे, पहले 6400 रखेंगे, ठीक है, फिर दूसरी बार में रखेंगे 600 बटे में 7500 गुणा 100, और तीसरी बार में रखेंगे 600 बटे में 9400 गुणा 100। ठीक है, अभी तीनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इन तीनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि हर की वैल्यू अधिक होगी, यदि तीनों जगह अंश समान है तो हर की वैल्यू अधिक होगी तो वैल्यू हमारी कम निकल के आएगी। यदि हर की वैल्यू कम है तो हमारा वैल्यू अधिक निकल के आएगी। आपसे अधिकतम ही पूछा है, तो 6400, 7500 और 9400, इनमें अधिकतम क्या है, 9400 है, तो इसकी वैल्यू सबसे कम होगी। और जबकि सबसे कम कहाँ पे है, हर, तो 6400 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे अधिक निकल के आएगी। आपको अधिकतम लाभ ही पूछा था, तो अधिकतम लाभ किस वाले में है, तो 6400 वाला कौन सा है, 2002 और 2003। ठीक है, 2002 और 2003 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, मैंने जो आपको बताया ऊपर वो क्या बताया है, देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, सॉल्व करने में क्या होगा, टाइम खराब होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, यदि आपका हर अधिक है और तीनों कंडीशन में क्या है, अंश समान है, तो यदि हर अधिक है तो वैल्यू कम निकलेगी, और हर कम है तो क्या होगा, वैल्यू अधिक निकल के आएगी। यहाँ पे कम था तो अधिक वैल्यू अधिक निकल के आएगी। और आपसे अधिकतम ही पूछा था। देखिए लाभ अधिकतम किस में है, तो लाभ अधिकतम आपका 2002 और 2003 वाली कंडीशन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। ठीक है, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी नहीं है, ये अभी तो आपके क्वेश्चन, अभी 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 7 किलोग्राम को और 240 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 9 किलोग्राम चाय मिल में मिलाया जाता है, तो प्रति किलोग्राम मिश्रित चाय का औसत कितना होगा। देखिए एक तरीका तो आपका ये है, चलो सिंपल तरीके से बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए 280 रुपये के हिसाब से 7 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, तो 280 गुणा 7 कितना हो जाएगा, ये 7-8 56 और 7 दूनी 14, 14-5 19, यानी कि 1960 रुपये मूल्य हो जाएगा। और 240 के हिसाब से 9 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 240 के हिसाब से 9 किलोग्राम का मूल्य हो जाएगा 2160। ठीक है, तो कुल मिला के मूल्य कितना हो गया, कुल मिला के मूल्य हो गया आपका 0, 2, फिर आपका 1, फिर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4120। अब कुल मूल्य कितना होगा, 4120। कुल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो 7 और 9 16 किलोग्राम। तो औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर क्या होता है, कुल मूल्य यानी 4120 बटे में कुल क्वांटिटी यानी कुल मात्रा कितनी है, 16। जब हम इसको 16 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 257.50। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए 50% की वृद्धि किस में हो रही है, परिधि में हो रही है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू 2 बार आ रही है इसमें, परिधि किस पर डिपेंड करती है, तो आर पे ही डिपेंड करती है। तो जब 2 बार वृद्धि हो रही है लगातार, तो टोटल वृद्धि कैसे निकालते हैं, तो टोटल वृद्धि निकालते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, चूंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या है, समान ही है, 50-50, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 50-50 100 और 5 25, यानी कि 125, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में
तथा सी मिलकर 12 दिन में, तब बी और सी मिलकर 9 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए इसको नए पेज पर समझाता हूँ मैं आपको। देखिए ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, तो 18 दिन में काम कर रहे हैं। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, तो बी और सी कर रहे हैं आपके, सॉरी ए और सी मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में। क्लियर, बी और सी मिलकर कर रहे हैं 9 दिन में। हमने टोटल काम मान लिया है इनके एलसीएम के बराबर, यानी कि 36 यूनिट काम मान लिया। ठीक है, जिसको ए और बी 18 दिन में कर रहे हैं तो प्रत्येक दिन 2 काम कर रहे होंगे, बी और सी 9 दिन में कर रहे हैं तो प्रतिदिन 4 काम कर रहे होंगे, और सी और ए 12 दिन में कर रहे हैं तो प्रतिदिन 3 काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी सबका टोटल काम एक दिन का कितना हो गया, 4 2 6 और 3 9। चूंकि ये 2 बार आए तो 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 9/2 यानी कि 4.5। क्लियर, यानी कि तीनों का एक दिन का काम कितना निकल के आ गया, 4.5 निकल के आ गया। आपसे पूछा है बी अकेला कितना दिन में कर लेगा, तो देखिए तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 4.5 यूनिट, और ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 3 यूनिट। ए और सी वाला घटा देते हैं इसमें से, ए और सी कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो बी का एक दिन का काम कितना आ गया, बी का एक दिन का काम आ गया 4.5 में 3 घटाएंगे तो 1.5 यूनिट। ठीक है, यानी बी अकेला एक दिन में 1.5 यूनिट काम कर रहा है। अब पूछा पूरा काम कितने में खत्म कर देगा, पूरा काम कितना है, 36। तो 36 काम को करने में 1.5 के हिसाब से कितना समय लग जाएगा, तो पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, और 15 से कटेगा आपका ये 24 बार, यानी कितना दिन लग जाएंगे तो आपको, तो बी को लग जाएंगे 24 दिन। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6 9 15 और 18 में से किसी के भी द्वारा भाग देने पर शेष 4 रहता हो तो कौन सा होगा। देखिए आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जो इन सबसे भाग देने पर 4 शेष पर बचे और वो 7 से भी कट रही हो। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, सबसे बढ़िया तरीका है इसका 7 से चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको 7 से कट रहा है। देखिए 76 7 से नहीं कटता, 94 भी 7 से नहीं कटता, ठीक है, 184 भी 7 से नहीं कटता, और एक ही ऑप्शन ऐसा जो 7 से भी कट रहा है। तो यही आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। इसका लॉन्ग मेथड क्या है, तो इसका लॉन्ग मेथड ये है कि 6 9 15 18 का एलसीएम लेंगे पहले, और फिर उसे एलसीएम 6 9 15 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। तो 90 के प्लस 4। अब आपको के की ऐसी वैल्यू रखनी है कि वैल्यू रखने के बाद में ये पूरी संख्या 7 से कट जाए। तो आप जब के की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 प्लस 4 यानी कि 364। तो के की वैल्यू 4 रखने पे क्या होगा, ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, कुल मिला के आंसर आपका कितना आ गया, 364 आ गया, जो कि आपको मैंने शॉर्ट तरीके से बता दिया। अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ आपको। एक व्यापारी अपने माल को 20% कटौती पर बेचता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। जब वो माल को अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। देखिए फॉर्मूला नोट करिए इसको। जब आपको डिस्काउंट दे रखा हो यानी छूट दे रखी हो और आपको लाभ भी दे रखा हो, तो CP अपॉन MP बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। CP का मतलब क्या है, क्रय मूल्य, MP का मतलब क्या है, अंकित मूल्य। ठीक है, CP कितना, CP और MP बराबर हो जाएगा 100 माइनस के डिस्काउंट यानी छूट कितनी दे रखी है, 20%। 100 माइनस के 20 कितना हो जाएगा, 80 बटे 100 प्लस प्रॉफिट यानी लाभ कितना दे रखा है, 25%। 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, 125। अब देखिए आपसे पूछा कि यदि वो अंकित मूल्य पर ही बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। यानी यदि वस्तु का क्रय मूल्य 80 है तो अंकित मूल्य कितना है, 125। वो कह रहा है यदि 80 वाली वस्तु को 125 में बेचे तो लाभ कितने परसेंट होगा। तो देखिए 80 वाली वस्तु 125 में बेची जा रही है तो लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 125 माइनस के 80 यानी कि 45 का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है, तो क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करते हैं, गुणा कर देंगे 100 का परसेंटेज में निकालने के लिए। तो देखिए 45 बटे में 80 गुणा 100 कितने के बराबर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 45 पंजे
225 बटे में 4 जो कि बराबर हो जाएगा 56.25 के। इनके ऑप्शन नंबर ए क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत।